आज हम लोग ब्लड यानी कि रक्त, एक चैप्टर है बायोलॉजी का, उसको पढ़ेंगे। तो जो ब्लड का अध्ययन होता है उसे कहते हैं सेरोलॉजी या फिर हेमाटोलॉजी। ठीक, तो स्टडी ऑफ ब्लड हेमाटोलॉजी या फिर सेरोलॉजी। और जो ये ब्लड है ये एक संयोजिक ऊतक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है जो हम लोग की पूरी कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजिक ऊतक क्या होता है, जो हम लोग की पूरी बॉडी से कनेक्ट है। ठीक, तो जो ब्लड है वो एक संयोजिक ऊतक है और ये एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ छाने और उसके पूरा पार्ट नीचे ना जाए, कोई कुछ ऊपर रह जाए। अगर हम लोग दूध छानेंगे तो मलाई जो रहेगा वो ऊपर रह जाएगा और दूध नीचे चला जाएगा। ठीक, और जो हम लोग का ब्लड रहता है मेल में, ब्लड इन मेल में जो ब्लड रहेगा वो कितना रहेगा, 5.5 लीटर। और जो ब्लड इन फीमेल उनमें रहता है 5 लीटर। ठीक, जो ब्लड रहता है मेल में वो 5.5 और जो फीमेल में रहता है वो रहता है 5 लीटर। ठीक, और इसका जो पीएच वैल्यू रहता है, पीएच वैल्यू रहता है इसका, मतलब ब्लड का जो पीएच वैल्यू रहता है वो कितना रहता है, 7.4। अगर 7 से कम रहता है, मतलब कि अगर 5, 6, 6.4, 6.9 ये सब रहता है तो वो ऐसे रहता है। 7.4 मतलब कि 7 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा बेस, मतलब कि क्षार। और जो भ्रूण बच्चा रहता है वो जो मम्मी के पेट में रहता है अभी, हाँ, तो उसमें लीवर में खून बनेगा, क्योंकि उसमें जो हड्डी रहेगी वो बहुत लचीली रहती है, इधर ऐसे करो पूरा घूम जाएगी। लेकिन जो बड़े लोग रहते हैं, जैसे 1 साल का बच्चा, 1 महीने का, उन लोग की हड्डी ठीक रहती है। इस बार उन लोग के हड्डी तोड़ेंगे तो उसमें देखेंगे छोटे छोटे छेद रहेंगे, तो उन्हीं में से बड़े बच्चों में खून बनता है। और जो आरबीसी रहती है, रेड ब्लड सेल, उसके पास खुद की जैसे लाइसोसोम नहीं रहता उसके पास, तो वो जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, जब उसका जीवन काल ख़त्म होने वाला रहता है, तो वो स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाता है, जिसे तिल्ली या फिर प्लिया कहते हैं। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन रहता है, ब्लड में आरबीसी रहता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ही जो रहता है, इसी कारण जो हम लोग का रेड ब्लड रहता है उसे रेड बनाता है। तो हीमोग्लोबिन जो रहता है, HB उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हीमोग्लोबिन इन मेल, मतलब जो मेल है, मेल के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और हीमोग्लोबिन इन फीमेल, जो औरतों में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो रहता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। और जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, कोलेस्ट्रॉल वो हम लोग की बॉडी में कितना होना चाहिए, हम लोग की बॉडी में होना चाहिए 200 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम लोग को हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि ये जो रहता है हार्ट की मसल को थोड़ा ऐसे जोड़ देता है, थोड़ा पास में ले आता है। इसी वजह से ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को हार्ट अटैक आ सकता है। ये हो गया। उसके बाद जो HB रहता है, मतलब हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो हम लोग का जो मेल होगा, मेल में आयरन ज़्यादा है फीमेल के अपेक्षा में। हम लोग को जो मेल में है आयरन ज़्यादा और फीमेल में जो है आयरन कम रहता है। रक्त रहता है, रक्त परिसंचरण, एक रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इस सर्कुलेटरी जो सिस्टम है इसको रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं।
इसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जो हम लोग की बॉडी में, शरीर में जो खून है इसे दौड़ता है पूरी बॉडी में, उसी खून के दौड़ने को हम लोग रक्त परिसंचरण कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको सबसे पहले हम लोग को किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था। विलियम हार्वे ने बताया था। ये हो गया, मतलब खून के दौड़ने को कहते हैं। रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक। जो खून के दौड़ने को ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसको सबसे पहले इसके बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। और जो ये रक्त परिसंचरण है इसके बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था। उसके बाद जो रक्त परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड के कार्य, ठीक। ये रक्त के कार्य क्या है? जैसे उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना, जैसे हम लोग के बॉडी में कोई हानिकारक जो कोई बैक्टीरिया घूमते हैं उनको लेके जाते हुए यही ब्लड ही लेके जाता है किडनी के पास। किडनी तब उसी को यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करती है, उसको निकाल देती है। तो यही इसका उत्सर्जित पदार्थों का वो परिवहन करना हो गया इस रक्त का काम। गैसों का परिवहन, पोषण तत्वों का परिवहन करना, और जैसे हम लोग की बॉडी का जो ताप रहता है उसको मेंटेन करे रखना। ये 120 के प्रेशर से जाती है और 80 प्रेशर से आती है। अगर हम लोग कोई चीज़ ऐसे रगड़ते हैं तो देखिए गर्म होता है, तो वही ताप नियंत्रित करता है रक्त। उसके बाद रक्त में कौन कौन से पार्ट रहते हैं, क्या रहते हैं, किन घटकों से मिलकर बना है? तो जो रक्त रहता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक होता है प्लाज्मा, जो ब्लड का 60% पार्ट रहता है, प्लाज्मा, और कॉर्पल, ठीक। ये 40% पार्ट रहता है ब्लड का। तो प्लाज्मा जो रहता है एक फ्लूइड रहता है, जैसे लिक्विड रहता है ब्लड में, और इसके पास एक अजीब मतलब एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं फाइब्रिनोजेन। इसी कारण जो हम लोग का ब्लड रहता है गाढ़ा रहता है और प्लाज्मा का रंग यही पीला करता है, ठीक। अगर जैसे फाइब्रिनोजेन निकाल दे ब्लड में से तो सीरम बन जाता है, तो उसी सीरम से बीमारी की जांच की जाती है। और जो कार्पल रहता है, कार्पल के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, RBC, WBC, प्लेटलेट, ठीक। RBC को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट है उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। और जो ये RBC है, RBC जो रहता है वो कॉर्पल का 90% पार्ट रहता है, 95% पार्ट रहता है RBC कॉर्पल का। बाकी WBC और प्लेटलेट्स उसके कम पार्ट रहते हैं, कॉर्पल, ठीक। इसमें आता है RBC, WBC और प्लेटलेट, ठीक।
आरबीसी को क्या इसका साइंटिफिक नेम है? एरिथ्रोसाइट। इसका केमिकल साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। और इसका जो जीवन काल रहता है, जीवन काल वो कितने दिन रहता है? 120 दिन। 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। उसके बाद ये कितने रहते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है अपनी बॉडी में? इनकी संख्या होती है 50 लाख। इनकी संख्या होती है हम लोग के शरीर में 50 लाख और इनका जीवन काल होता है 120 दिन। और इनको साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट। और इसका जीवन काल रहता है 4 दिन। इसका जीवन काल 4 दिन रहता है और इनकी संख्या हमारे शरीर में होती है 10,000। प्लेटलेट को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। और इसकी जो संख्या रहती है हम लोग की बॉडी में, संख्या वो होती है 2 लाख। इनकी जो संख्या रहती है हम लोग के शरीर में 2 लाख। और इनका जीवन काल रहता है 7 दिन। 7 दिन कह सकते हैं या फिर 1 हफ्ता। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ वैसे छोटी छोटी जानकारी ली है। अब एकदम डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा। आरबीसी इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका जीवन काल रहता है 120 दिन। संख्या में होते हैं 50 लाख। ठीक, तो इसके बाद जो हम लोग लेंगे जानकारी वो थोड़ी ऊपर की रहेगी। तो इसमें जो रहता है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इसमें जो केंद्रक रहता है नहीं होता, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। लाइसोसोम नहीं होता। और इसका जो आकार रहता है गोल रहता है। ऊंचाई पर जाने पे जो है आरबीसी रहता है वो बड़ा हो जाता है। ऊंचाई पर जाने पे ये बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाने के कारण ये ऊंचाई पर जाने के बाद बड़ा हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो उसी आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। जो आयरन रहता है उसकी कमी से एनीमिया नामक रोग रहता है। WBC पढ़ेंगे। WBC इसका जो साइंटिफिक नेम था वो क्या था? ल्यूकोसाइट। और इसकी संख्या कितनी थी? 10,000। और ये कितने दिन, इनका जीवन काल कितना था? 4 दिन था। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं। इसमें जो रहता है न्यूक्लियस रहता है केंद्रक रहता है। WBC में केंद्रक रहता है, लाइसोसोम रहता है,
आकार अनिश्चित रहता है। इसका जो आकार रहता है चाहे जिस आकार का बन सकता है, जैसे अमीबा किसी भी आकार का बन सकता है, वैसे ये भी किसी भी आकार का बन सकता है। ठीक, और इसमें जो रहते हैं इसके टाइप रहते हैं। जैसे मेन वर्कर को ही हम लोग आपको बताएंगे। जैसे कि मेन वर्कर एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और एंटीबॉडी। ठीक, ये इन लोग का मेन वर्क रहता है। तो जैसे कोई बॉडी, इनका और काम रहता है हम लोग को बॉडी को प्रोटेक्ट करना, जो जर्म्स अंदर आते हैं उनसे हम लोग की बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो एंटीबॉडी जो रहता है, एंटीबॉडी का काम रहता है, जैसे अगर हम लोग की बॉडी में कोई जर्म्स एंटर किया या फिर वायरस एंटर किया तो ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जाता है लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट के पास जब जाएगा तो जो लिम्फोसाइट को पता है कि बॉडी में एंटर किया है कोई जर्म्स, हाँ तो एंटर किया रहता है, तो लिम्फोसाइट जाता है उसको मार देता है। तो कोई गलाने वाला चाहिए, नहीं तो वैसे भी हम लोग की बॉडी में इन्फेक्शन होगा, तो कोई गलाने वाला चाहिए ना, तो मोनोसाइट जाता है। फिर ये एंटीबॉडी मोनोसाइट के पास जाता है, फिर जो मोनोसाइट रहता है, मोनोसाइट जाके उस जम को गला देता है। तो यही काम रहता है WBC का। और ये जो हम लोग की बॉडी में रहती है इसको लड़ाकू कोशिका भी कहते हैं हम लोग की बॉडी की। ठीक, उसके बाद आता है प्लेटलेट को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसका काम, ये हम लोग की बॉडी में कितने रहते हैं, संख्या इनकी कितनी है, 2 लाख, और इनका जीवन काल कितना है, 7 दिन। ठीक, या फिर 1 हफ्ता। और ये इसमें जो रहता है केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। और जो लाइसोसोम होता है। ठीक, और ये हम लोग की बॉडी में क्या काम करता है, इसका जो शेप रहता है, शेप मतलब आकार, उत्तक लेंस की तरह रहता है, ऐसे उत्तक लेंस की तरह रहता है। और ये जो कहती है हम लोग की बॉडी में एनर्जी देती है, शक्ति देती है हम लोग की बॉडी की। जो डेंगू होता है ना, जैसे डेंगू किसी मच्छर के काटने से होता है, तो उस डेंगू में जो प्लेटलेट्स रहता है वो घट जाता है, घटते घटते ये 10,000 तक आ जाता है। इसी वजह से हम लोग की बॉडी में कोई शक्ति नहीं रहती। इसी वजह जिसको डेंगू हुआ रहता है वो बहुत कम, एकदम सुस्ती रहती है उसके बॉडी में। ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहीं खेल रहे हैं, अगर हम लोग इंजर्ड हो गए, चोट लग गई हम लोग को, तो वहाँ से ब्लड आएगा, तो उसको तो चाहिए किसी को रोकने, नहीं तो पूरा ब्लड निकल जाएगा, तो हम लोग की बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, तो हम लोग मर सकते हैं। ठीक, इसी वजह से कोई चाहिए उसको रोकने के लिए, तो ब्लड क्लॉटिंग होती है इसी वजह से। तो ब्लड क्लॉटिंग किसके द्वारा होती है, थ्रोम्बोसाइट जो हम लोग का प्लेटलेट है उसके द्वारा होती है। जैसे कि हम लोग अब देखेंगे क्या प्रोसेस रहता है। इसको ब्लड क्लॉटिंग होने में 4 मिनट लगता है। ठीक, तो अब देखेंगे प्रोसेस क्या होता है। पहला प्रोसेस रहता है थ्रोम्बोसाइट प्लस एयर इक्वल टू हो जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, जो हम लोग का थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट अगर कहीं कट जाता है तो प्लेटलेट वहाँ से आता है, निकलता है। जब प्लेटलेट जो रहता है थ्रोम्बोसाइट, वो जब एयर के संपर्क में आता है, क्योंकि बाहर तो एयर रहेगी, कट जाएगा तो वहाँ से ब्लड निकलेगा, जब एयर के संपर्क में आता है तो वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर वही उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या रहता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रहता है वो जाता है कैल्शियम के पास। उसके बाद वो दोनों मिलके जाते हैं वो प्रोथ्रोम्बिन के पास, तो वो सोया रहता है, जाग जाता है तो हो जाता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन
थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस Ca कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रहता है वो कैल्शियम के पास जाता है, फिर ये दोनों मिलके जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन के पास। तो प्रोथ्रोम्बिन जब जाग जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, थ्रोम्बिन। जब जाग जाएगा प्रोथ्रोम्बिन तो बन जाएगा थ्रोम्बिन। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या रहता है, ये थ्रोम्बिन जाता है किसके पास, फाइब्रिनोजेन। जो थ्रोम्बिन जाता है फाइब्रिनोजेन के पास, तो जब ये जाएगा फाइब्रिनोजेन के पास तो इन दोनों मिलाकर क्या बन जाएगी, फाइब्रिन। इन दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, फाइब्रिन। उसके बाद फाइब्रिन जो रहता है वो किसके पास जाता है, कॉर्पल मतलब कि रुधिराणु। ठीक, तो चौथा और लास्ट प्रोसेस क्या रहता है कि जो रुधिराणु जो रहता है, जो फाइब्रिन रहेगा वो रुधिराणु के पास जाएगा, तो इन दोनों को प्लस लिख देंगे फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिन। ठीक, तो ये दोनों जब रुधिराणु के साथ अगर फाइब्रिन मिल जाता है तो ये एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे। ठीक, तो इतना छोटा रहता है, जैसे हम लोग देखते हैं कहीं ना तो चोट लगता है उसके बाद ये ठीक हो जाता है, तो यही रहता है, यही बन जाता है। तो इसमें 4 प्रोसेस रहते हैं, उसके बाद जाके ये रक्त का जो ये बनता है जाली, ठीक, तभी जाके ये बनता है। इसके बाद इससे पास नहीं हो पाता क्योंकि आरबीसी जो रहती है इसी में जाके फंस जाती है, तो खून भी नहीं निकल पाएगा इसी वजह। और इसमें जो रहता है जो कॉर्पल मतलब रुधिराणु कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें यूज आया था रुधिराणु कौन कौन सा था, पहला तो थ्रोम्बोसाइट था। एक ही इसमें आया था रुधिराणु जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट, और इसमें प्रोटीन जो जमाने में हेल्प किए उन्हीं लोग का है। ठीक, तो प्रोटीन में कौन सा आता है, देखिए यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। और जो तत्व आया था, तत्व या धातु जो आया है इसमें वो है कैल्शियम, ओनली कैल्शियम Ca। ठीक, और इसमें जो विटामिन मदद किया है, कौन सा विटामिन इसमें मदद किया है, विटामिन के। ठीक, और इसमें जैसे एक और प्रोटीन रहता है, वो उसका नाम है हेपेरिन क्या करता है, जैसे ब्लड को जमने नहीं देता है। हेपेरिन जो रहता है ब्लड को जमने नहीं देता। ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये कहीं भी ब्लड जमा देंगे, चाहे तो पूरी बॉडी के ब्लड को जमा देंगे, लेकिन जो ये हेपेरिन रहता है ये ब्लड को नहीं जमाने देता, क्योंकि अगर ब्लड को जम जाएगा पूरी बॉडी को तो हम लोग मर जाएंगे। तो हेपेरिन जो रहता है वो ब्लड को नहीं जमने देता। तो इसके बाद जब ये हवा के संपर्क में आते ही मर जाता है, जैसे कहीं चोट लगी हेपेरिन वहाँ का मर जाएगा, तो इन लोग जाके वहाँ पे जमा देंगे, वहाँ का जो ब्लड निकलने वाला रहता है जमा देंगे, तभी हम लोग का क्लॉटिंग बच पाता है। और जो लीवर से प्रोटीन जो निकलता है, लीवर से ये 3 प्रोटीन निकलते हैं, एक होता है
हेपेरिन, फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है।